रहेंगे तो नेक रहेगा। भारत के अंदर रहना होगा तो रामकृष्ण की जय कहना होगा। देश के मुसलमानों के खिलाफ क्या कोई गहरी साजिश सत्ता के संरक्षण में रची जा रही है? क्या देश के मुसलमानों को आर्थिक और मानसिक रूप से कमजोर करने की बड़े पैमाने पर सुनियोजित साजिश चल रही है? देश के अलग अलग हिस्सों में, खासकर भाजपा शासित राज्यों में गौ तस्करी और गौ मांस के बहाने मॉब लिंचिंग कर मुस्लिम नौजवानों को मौत के घाट उतारने की खुली छूट दी गई है। ये सवाल हम यूं ही नहीं उठा रहे हैं, बल्कि साल 2014 के बाद से देश के अलग अलग हिस्सों में मुस्लिम नौजवानों को आतंकी भीड़ के द्वारा मॉब लिंचिंग का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जिससे सवाल उठना बेहद लाजमी है। भाजपा शासित राज्यों में मात्र एफआईआर दर्ज होने पर ही आर्थिक रूप से मजबूत मुसलमानों के घरों को बुलडोजर से नस्तनाबूद करने का जो बुलडोजर राज्य कायम है, उसे देखकर यह सवाल उठना लाजमी। भाजपा शासित राज्यों में जिस तरह से मुसलमानों के दीनी दरसगाहों यानी मदरसों के खिलाफ हो रही कार्रवाई से यह सवाल उठना लाजमी है। राह चलती और अन्य जगहों में मुस्लिम लड़कियों और मुस्लिम महिलाओं के साथ हो रही बदसलूकी से यह सवाल उठना लाजमी है। और सब के बावजूद सत्ताधारी नेताओं की खामोशी और सिस्टम में बैठे दोहरी नजरिया रखने वाले सरकारी बाबुओं की कार्यशैली से यह सवाल उठना लाजमी है। सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रजीउर रहमान और आप देख रहे हैं रिपब्लिकन टाइम्स। देश के अलग अलग हिस्सों में मुसलमानों पर 2014 से जारी जुल्म और ज्यादती का गंभीरता से आकलन करने से साफ जाहिर होता है कि देश का मुसलमान इस उम्मीद से सब्र की घुट्टी के तौर पर जुल्म का समुंदर पिए जा रहे हैं कि सरकार इसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाकर न सिर्फ इस पर रोक लगाएगी, बल्कि देश में आपसी भाईचारे को कायम कर देश में शांति व्यवस्था को बहाल करेगी। लेकिन भाजपा के शीर्ष नेताओं की बयानबाजी यह बताने के लिए काफ़ी है कि सरकार की कुर्सी सिर्फ और सिर्फ हिंदू, मुस्लिम और गाय, गोबर और गौमूत्र के सहारे ही चल रही है। अगर इन चीज़ों पर सरकार रोक लगाएगी तो उनकी कुर्सी खिसकने लगेगी। और यही वजह है कि बिहार के किशनगंज के सांसद मोहम्मद जावेद ने लोकसभा में बड़े ही बेबाकी से केंद्र सरकार से आंख में आंख मिलाकर बोला कि जनाब, अगर हम मुस्लिम ना होते आपके हिंदुस्तान में तो भाजपा का खाता भी नहीं खुलता। यकीन मानिए, जो हालात है उसको देखकर सांसद जी ने जो बातें भले ही चुभने वाली हो, लेकिन वो कड़वी सच्चाई है। देश के हालात को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि अगर अब भी देश के सब समाज के अमन पसंद लोगों की जुबानें सिली रही तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि नफरत की आग जिस तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में सुलग रही है और उस आग में झुलसकर मासूमों की जानें जा रही है, अगर अब भी चुप रहे तो उस आग की लपटें देश के कोने कोने तक पहुंच जाएगी, जिससे हम इनकार नहीं कर सकते। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि जुल्म होता देखना और जुल्म सहना भी जालिम की मदद करने जैसा है। इन हालातों को देखकर हम ये कह सकते हैं कि देश के अमन पसंद लोग जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने में जितनी देर लगाएंगे, मासूमों और बेगुनाहों की कुर्बानियां उतनी ही ज़्यादा देनी पड़ेगी। यह सोचकर हमें खामोश नहीं रहना चाहिए कि ये जुल्म तो सिर्फ मुसलमानों के साथ हो रही है, दलितों के साथ हो रही है, शोषितों के साथ हो रही है या अन्य के किसी के साथ हो रही है। हम तो सेफ है, हमारे साथ तो नहीं हो रहा है, तो हम क्यों खामखा कुछ बोल के किसी की मुखालफत मोल लें। तो याद रखिएगा, जुल्म के खिलाफ खामोशी किसी जुल्म से कम नहीं होता है। और ना जाने ये आग की लपटें आपको भी अपने आगोश में लेकर आपको भी खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दे। शायद ऐसे हालात को देखते हुए ही राहत इंदौरी ने एक शेर कहा था, खिलाफ है तो होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, जो आज साहिबे मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। ये सभी जाति धर्म के लोगों का खून इस मिट्टी में शामिल है और सभी को हमारा संविधान से बराबरी का दर्जा मिला है।
जुल्म करने वाला कोई शेर नहीं होता है, बल्कि शेर की खाल में छुपा भेड़िया होता है। और भेड़िया हमेशा झुंड में ही हमला करता है। इनमें अकेले किसी पर हमला करने की शक्ति नहीं होती है। ये आदमखोर भेड़िए काफी डरपोक होते हैं। इनमें अकेले किसी पर हमला करने की ना तो शक्ति होती है और ना ही हिम्मत। यकीन नहीं होता तो कभी झुंड में आए इस भेड़ियों को सिर्फ आवाज बुलंद से दहाड़ कर देखिए। आपकी आवाज सुनकर ये फौरन ही बिल में घुसने की फिराक में जुट जाएंगे। इसलिए वक्त रहते नफरत की सियासत के खिलाफ कानून के दायरे में रहकर कानून का सहारा लेकर आवाज बुलंद करने की जरूरत है। तो आज भी देश में अमन पसंद लोगों की संख्या नफरती गैंग से बहुत ज्यादा है। इसका अंदाजा आप लोकसभा चुनाव से लगा सकते हैं। अगर नफरत के सौदागरों की संख्या अमन पसंदों से ज्यादा होती तो निश्चित तौर पर भाजपा अपने दम पर फुल बहुमत हासिल करके केंद्र की कुर्सी पर काबिज होती। लेकिन यह देश के अमन पसंद लोगों का ही पैगाम है कि आज भाजपा केंद्र की कुर्सी पर दो बैसाखियों के सहारे डगमगाती चाल में चल रही है। देश में फैली नफरत की सियासत और नफरती गैंग द्वारा आए दिन इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटनाओं को देखकर मुझे यह कहने से गुरेज नहीं है कि देश में 2014 के बाद से इंसानी शक्ल में छुपे भेड़िए की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और ये भी किसी आदमखोर भेड़िए से कम नहीं है, क्योंकि ये भी ठीक उसी तरीके से झुंड बनाकर आदम यानी इंसानों का ही शिकार करते हैं जिस तरह से जंगली भेड़िए करते हैं। आप नजर उठाकर देख लीजिए 2014 से लेकर अब तक हुई मॉब लिंचिंग की घटनाओं को। कभी भी कहीं भी आपको इंसानी खाल में छुपे ये आदमखोर भेड़िए अकेले किसी की मॉब लिंचिंग करते नजर नहीं आएंगे। तबरेज से लेकर आज तक जितनी भी देश में मॉब लिंचिंग की घटनाएं हुई है, उन तमाम घटनाओं को ये इंसानी खाल में छुपे आदमखोर भेड़िए झुंड में ही आपको नजर आएंगे। आइए इस इंसानी खाल में छुपे इन आदमखोर भेड़ियों की झुंड का एक और ताजा उदाहरण से आपको रूबरू कराते हैं, जिसे देखकर आपके अंदर अगर रत्ती बराबर भी इंसानियत बची होगी तो यकीन मानिए आपका भी कलेजा दहल जाएगा। आप भी विचलित हो जाएंगे और ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। और अगर यही हाल रहा तो आने वाला समय कितना भयानक और डरावना होगा। अभी अपने स्क्रीन पर आप जिस वीडियो को देख रहे हैं यह महाराष्ट्र का बताया जा रहा है। देखिए किस तरह से ट्रेन में सफर कर रहे एक निहायत ही बुजुर्ग के साथ किस तरह से इंसानी खाल में छुपे ये आदमखोर भेड़िए ना सिर्फ बुजुर्ग को गाली गलौज देकर उनके साथ बदसलूकी की इंतहा को पार कर रहे हैं, बल्कि इन भेड़ियों के बाप दादा की उम्र के इस बुजुर्ग को ये लोग बड़ी बेरहमी से पिटाई भी कर रहे हैं। दिल को दहला देने वाला यह वीडियो महाराष्ट्र का बताया जा रहा है। बताया जाता है कि गौ मांस का आरोप लगाकर मुस्लिम बुजुर्ग हाजी अशरफ जो महाराष्ट्र के जलगांव जिला से अपनी बेटी से मिलने के लिए कल्याण जा रहे थे, तभी इगतपुरी के निकट ट्रेन में सवार इंसानी खाल में छुपे ये तमाम आदमखोर भेड़ियों की झुंड की शक्ल में इस बुजुर्ग पर जुल्म की इंतहा को पार कर दिया। इतना ही नहीं बल्कि इनकी हत्या कर इनको चलती ट्रेन से फेंकने की कोशिश भी की गई। इंसानी शक्ल में छुपे ये आदमखोर भेड़िए इनको किसी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन वो तो भला हो उन नेक दिल इंसानों का जो उसी बोगी में सफर कर रहे थे। उन लोगों की बदौलत ये किसी तरह ट्रेन से उतर पाए। ये तो हुई बात उन आदमखोर भेड़ियों की। अब आपको इन भेड़ियों के मनोबल को बढ़ाने वाले सरकारी मुलाजिम और कर्मचारी से भी अवगत कराता हूं। जब ये बुजुर्ग किसी तरह ट्रेन से उतरकर रेलवे पुलिस के पास पहुंचे तो उन पुलिस वालों ने बदहवास हालत में रेलवे पुलिस के पास पहुंचे इस बुजुर्ग से कहा कि इसे मामूली विवाद बताकर इस मामले से पल्ला झाड़कर आप चले जाएं। जरा गौर कीजिए भारतीय रेलवे पुलिस की दोहरी मानसिकता पर। एक 80-90 साल के बुजुर्ग के साथ जुल्म की इंतहा हो गई, उनकी जान लेने की कोशिश की गई, बावजूद इसके पुलिस इस मामले को लीपापोती करने को करी। लेकिन इस बुजुर्ग की इंसानियत की दाद देता हूं कि अपने ऊपर हुए इतने बड़े जुल्म को अपने बच्चों और परिवार से छुपाना चाहा ताकि आक्रोश में आकर कोई गलत कदम ना उठा ले। लेकिन चूंकि जिन हैवानों ने इस बुजुर्ग के साथ जुल्म किया, उन लोगों की हिम्मत देखिए कि बुजुर्ग के साथ उन हैवानों ने जुल्म की इंतहा को पार किया और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया।
और यही कारण रहा कि उन हैवानों की हैवानियत खुलकर सारी दुनिया के सामने आ गई, जिसके बाद रेलवे पुलिस ने शिकायत दर्ज किया। बताया जाता है कि इंसानी शक्ल में छुपे जिन आदमखोर भेड़ियों ने इंसानियत को शर्मसार करने वाली इस घटना को अंजाम दिया, वो लोग पुलिस की परीक्षा देकर लौट रहे थे। जरा सोचिए कि ऐसी मानसिकता के लोग अगर पुलिस में जाएंगे या किसी सरकारी ओहदे पर रहेंगे तो उस आड़ में कितने जुल्म करेंगे। होना तो ये चाहिए कि ऐसे मानसिकता वाले असामाजिक तत्वों को किसी भी सरकारी नौकरी में बहाली नहीं मिलनी चाहिए। सवाल पैदा होता है कि क्या भारतीय रेलवे मुसलमानों के लिए सुरक्षित नहीं है? ये हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, क्योंकि ट्रेन में मुस्लिम के साथ ये कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि हाफिज जुनैद की ट्रेन के अंदर मॉब लिंचिंग से लेकर आरपीएफ कांस्टेबल चेतन शर्मा का ट्रेन में 3 मुसलमानों को मारने और तब से लेकर अब तक भारतीय ट्रेन में लिंचिंग की सिलसिला जारी है। ऐसे में यह सवाल लाजमी है कि भारतीय मुस्लिम के लिए भारतीय रेल सेफ है या नहीं। क्या भारतीय रेल और केंद्र सरकार इन घटनाओं पर लगाम लगाने में डर रही है या सरकार इन आदमखोर भेड़ियों को खुली छूट दे रखी है? हाल के दिनों में मॉब लिंचिंग की एक और घटना हरियाणा के चरखी दादरी में पेश आया, जहां साबिर नाम के एक मुस्लिम प्रवासी मजदूर को जो कूड़ा कचरा चुनकर अपने और अपने परिवार का पेट भरता था, उसको अभिषेक, रविंदर, मोहित, कलमजीत और साहिल नाम के इंसानी खाल में छुपे आदमखोर भेड़ियों ने उनकी झोपड़ी से यह कह के बुलाया कि कुछ कबाड़ है, उसे बेचना है। यह बात सुनकर वो प्रवासी मजदूर उन भेड़ियों की बात पर यकीन कर उनके बताया स्थान पर आ गए। फिर गौ मांस खाने का आरोप लगाकर खुलेआम 20 सड़क पर 2 प्रवासी मजदूरों को इतनी बेरहमी से मारा गया कि एक प्रवासी मजदूर की मौत हो गई, जबकि दूसरा जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। इसी तरह मध्य प्रदेश के भिंड से एक चौंकाने वाला मामला कुछ दिन पहले सामने आया था, जहां भिंड के जिला मजिस्ट्रेट यानी जिला के सबसे बड़े और पावरफुल पदाधिकारी के द्वारा हत्या के 2 अलग अलग मामले में 2 तरह की कार्रवाई की गई। हत्या के एक मामले का आरोपी मुस्लिम था और दूसरे का आरोपी दूसरे संप्रदाय से ताल्लुक रखता था। दोनों मामला एक जैसा था, लेकिन बुलडोजर की कार्रवाई सिर्फ मुस्लिम आरोपी के घरों पर हुई और जब दूसरे मामले जिसका आरोपी का संबंध दूसरे संप्रदाय से था, उस मामले के पीठ के द्वारा जब जिला पदाधिकारी से इस मामले में भी बुलडोजर जैसी कार्रवाई की गुहार लगाई गई, तो एक संवैधानिक पद पर आसीन जिला पदाधिकारी का जो कहना हुआ उसे सुनकर न सिर्फ दूसरे मामले के पीड़ित जो एक जैन परिवार से संबंध रखता है वो हैरान और परेशान हो गए, बल्कि जब उसका यह फोन कॉल का ऑडियो वायरल हुआ तो पूरा भिंड यह सोचने पर हैरान और परेशान हो गया कि आखिर एक जिला पदाधिकारी ऐसी बात कैसे कह सकते हैं। इसको लेकर सियासी घमासान खूब हो रहा है। वहीं पिछले दिनों मुंबई मेट्रो में एक युवक के द्वारा एक मुस्लिम महिला से जबरन अपने धर्म के नारे बुलवाने की कोशिश की, जिसका वीडियो भी वायरल है। इसके अलावा महाराष्ट्र के एक रेलवे स्टेशन पर मुस्लिम महिला के साथ बदसलूकी करने की कोशिश की गई। हरियाणा का भी एक वीडियो वायरल है, जहां इंसानी शक्ल में छुपे ये आदमखोर भेड़िए के द्वारा एक मुस्लिम युवक को बुरी तरह से पीट कर जबरन अपने धार्मिक नारे को बुलवाया गया। भाजपा और उसके अनभक्त समर्थक एक देश और एक कानून की बात करते हैं, लेकिन एक देश में 2 अलग समुदाय के 2 अलग कानून का एक नहीं, आपको कई उदाहरण मिल जाएंगे। एक तो भिंड के डीएम के द्वारा एक जैसे 2 मामले में 2 तरह की कार्रवाई, मुस्लिम आरोपी के खिलाफ सख्त और दूसरे के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर। इसके अलावा पिछले दिनों मध्य प्रदेश के छतरपुर में 2 प्रदर्शन हुए। दोनों प्रदर्शन पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई आपको ये बताने के लिए काफ़ी है कि मुस्लिम होना ही प्रशासनिक विध्वंस के लिए काफ़ी है। छतरपुर में दलित संगठनों के भारत बंद के दौरान एक बड़ी भीड़ बाजार बंद करवाने सड़क पर उतरी थी। जबरन दुकानों को बंद करवाने के लिए हिंसक भीड़ ने दुकानों में तोड़फोड़ करते हुए लूटफूट की भी कोशिश की, साथ में जमकर उपद्रव भी मचाया। आखिरकार पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। मगर याद रखिएगा,
मुस्लिम नाम का आरोपी होने पर तत्काल गिरफ्तारी और बुलडोजर चलाने वाली पुलिस ने दरियादिली दिखाते हुए इस मामले में एफआईआर तक नहीं की और ना ही कोई गिरफ्तारी और ना ही कोई कार्रवाई। खैर, बुलडोजर तो बहुत दूर की बात है। अब दूसरी खबर की तरफ चलिए, जहां कोतवाली थाने में मुस्लिम समुदाय की तरफ से पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ की गई आपत्तिजनक टिप्पणी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने के लिए इकट्ठा हुए थे। पुलिस मामले को नासिक का बताकर एफआईआर दर्ज करने से इनकार करती है तो पुलिस और भीड़ में कहासुनी होने लगती है। थोड़ी देर में अचानक से पथराव होने की वजह से कोतवाली पर अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाता है। कुछ पुलिस वालों को चोटें भी लगती है, जो भीड़ नासिक के बाबा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए आई थी। फिर उन्हीं 400 प्लस लोगों पर एफआईआर हो जाती है और अब जमकर गिरफ्तारी भी हो रही है। इस मामले में पुलिस स्टेशन पर पत्थर फेंका गया। पत्थर कहां से आया और किसने फेंका, अभी भी पुलिस इसकी जांच कर रही है। फिर सीएम मोहन यादव के सख्त कार्रवाई के आदेश के बाद नगर निगम भी मुस्लिम नाम सुनते ही तैयार हो जाता है और बुलडोजर की कार्रवाई शुरू कर देती है। मुस्लिम समाज के शहजाद अली, जिनको इस मामले के में मुख्य आरोपी बताया गया, उनका 5 करोड़ का मकान अवैध बताकर तोड़ दिया गया। आज मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में बुलडोजर का कहर शुरू हो चुका है। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, जब मामले में अभी जांच ही चल रही है, इतने में ही जिस आलीशान घर को अवैध बताकर तोड़ा गया, वहां पर खड़ी गाड़ियों को भी बुलडोजर से तहस नहस कर दिया गया। जहां तक बात रही पुलिस पर पथराव की, तो भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा झारखंड सहित देश के कई जगहों पर पुलिस पर पथराव कर पुलिस के जवानों को जख्मी किया। स्थिति नियंत्रित है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बहुत जबरदस्त पत्थरबाजी की, जिससे हमारे कुछ जवान घायल भी हुए हैं। उसे नियंत्रित करने के लिए कुछ किया गया। लेकिन वहां बुलडोजर वाली कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि वो मुस्लिम नहीं थे। अब देखिए यूपी, एमपी और असम के मुख्यमंत्री के बोल। यूपी के मुख्यमंत्री अपने समुदाय के लोगों को कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। एमपी के मुख्यमंत्री कहते हैं कि भारत में रहना है तो राम कृष्ण की जय कहना होगा। असम के मुख्यमंत्री का कहना है कि यह देश सिर्फ हिंदुओं का है। ये बोल कोई सड़क छाप गुंडा मवाली का नहीं है, बल्कि भारत के मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और असम के संवैधानिक मुख्यमंत्री के बोल हैं। क्या इन बोल के पीछे एक गहरी साजिश नजर नहीं आ रही है? जरा इस पर गंभीरता से सोचिएगा। इसके अलावा 14 अगस्त को राजस्थान के लक्ष्मणगढ़ सीकर में मुसलमानों के खिलाफ खुलेआम आर्थिक बहिष्कार, हथियार और हिंसा का आह्वान करते हुए खतरनाक भाषण दिया गया। 17 अगस्त को महाराष्ट्र उल्हासनगर थाने में बीएचपी, बजरंग दल और सकल हिंदू समाज की रैली में अल्लाह की शान में गुस्ताखी करते हुए गंदी मानसिकता के लोगों ने भी खुलेआम मुसलमानों के नरसंहार के नारे लगाते हुए कहा कि जब मूल्य काटे जाएंगे तो राम राम चिल्लाएंगे। वहीं राजस्थान के बालोतरा जिले में हिंदू धर्म गुरु द्वारा मुसलमानों का नरसंहार करने का आह्वान खुलेआम किया गया। अब बात करें सुशासन बाबू के बिहार की, तो नफरत की सियासत से निकली आग की लपटें सुशासन बाबू के बिहार में भी काफ़ी तेजी से फैल रही है, जिसकी उम्मीद बिहार के मुसलमानों को बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के रहते कभी नहीं थी। लेकिन हाल के दिनों में ये जो 2-4 घटनाएं बिहार में घटी है, उससे बिहार के मुसलमानों का एतमाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर से भी खत्म होता जा रहा है, जिसे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गंभीरता से लेने की जरूरत है। आपको बता दें कि बिहार के सीतामढ़ी के कंचरपुर गांव में एक मस्जिद की दीवार पर असामाजिक तत्वों के द्वारा लिखा गया कि जय हिंदू, हिंदू तुम्हारा बाप है, मस्जिद हटा लो बेटा, 30 तारीख तक समय है, बांग्लादेश की मार को कम करो, नहीं तो मुसलमानों को दुनिया से हटा देंगे। मुस्लिम भाइयों से निवेदन है कि मस्जिद को तुड़वा लो, नहीं तो हम बनतरा के हिंदुओं को लेकर आएंगे और मस्जिद तोड़ देंगे। जय हिंदू। इसके अलावा बिहार के मुंगेर में एक अस्पताल में एक 17 वर्षीय नाबालिग मुस्लिम लड़की के साथ बदसलूकी की वारदात को अंजाम दिया गया। विकास मंडल नाम का अस्पताल का स्टाफ बोला उस नाबालिग लड़की से कि बुर्का हटाइए।
लड़की ने मना किया तो उसके सीने पर हाथ रख दिया। जब लड़की ने विरोध किया तो विकास मंडल भाग गया और उसको भागने में वहां पर तैनात सुरक्षाकर्मी ने मदद की। इसी तरह बिहार के समस्तीपुर जिला में गौ तस्करी के आरोप में असामाजिक तत्वों ने जानवरों के एक मुस्लिम व्यापारी की मॉब लिंचिंग करने की कोशिश की। जिन सारी घटना का जिक्र हमने इस खबर में किया है वो तो मात्र उदाहरण भर है, जबकि 2014 के बाद से लेकर अब तक बदस्तूर जारी इस तरह की घटनाओं और नफरती बयानबाजों की फहरिस्त इतनी लंबी है कि उन सब का जिक्र करना एक खबर में कहीं से मुमकिन नहीं है। सवाल पैदा होता है कि क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बनाया ये नया भारत का स्वरूप? अगर हाँ तो जमकर जश्न मनाइए, क्योंकि अगर जुल्म की इंतहा का ये रफ्तार कायम रहा तो यकीन मानिए हमारा देश भारत तालिबान को बहुत जल्द पीछे छोड़कर आगे निकल जाएगा। और अगर नहीं तो इन वैसी दरिंदों पर सरकार नकेल क्यों नहीं कस रही है? क्यों इन आदमखोर भेड़ियों को सरकारी तंत्र द्वारा बचाने की कोशिश की जाती है? क्या देश में अब कानून नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही? क्या हुकूमत ने सही और गलत का फैसला करने की जिम्मेदारी इन वैसी दरिंदों को दे रखी है? अगर हाँ तो देश के 18,000 निचली अदालतों में ताला लगा देना चाहिए। देश में खुले आम आदमखोर भेड़िए एक के बाद एक मॉब लिंचिंग की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। वैसी दरिंदे देश में हर पल बहन बेटियों की इज्जत को तार तार कर रहे हैं और हुकूमत हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलने में मशगूल है। किसी की भी जुबानें नहीं खुलती है। हाँ, देश की राष्ट्रपति महोदया जी की जुबानें खुली, लेकिन सिर्फ एक कोलकाता की घटना पर। निश्चित तौर पर वो घटना भी ना सिर्फ दिल को दहला देने वाली घटना है, बल्कि देश के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। राष्ट्रपति महोदया ने महिला डॉक्टर रेप मर्डर केस पर अपनी जुबान खोली और कहा कि इस घटना से मैं निराश और भयभीत हूँ। निश्चित तौर पर यह निराश और भयभीत होने वाली घटना है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम होगा। लेकिन सवाल है, देश के बाकी अलग अलग हिस्सों में आए दिन होने वाली मॉब लिंचिंग की घटनाएं, बलात्कार की घटनाएं, मणिपुर में औरतों को नंगा घुमाए जाने वाली घटनाएं, बीएचयू की छात्रा के गैंगरेप की घटनाएं, हाथरस अंकिता तिवारी की घटनाएं, क्या निराश और भयभीत करने वाली घटना नहीं है? क्या ये इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटनाएं नहीं है? इस पर राष्ट्रपति महोदया को निराश और भयभीत होना चाहिए। लेकिन अफसोस सिर्फ एक ही घटना पर उनकी जुबानें खुली। खैर, देश के ऐसे हालात में देश के अमन पसंद लोगों को और अमन पसंद पत्रकारों के कंधों पर अन्य जिम्मेदारियों के साथ साथ ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी आन पड़ी है कि वो इन घटनाओं पर नफरत के सौदागरों के खिलाफ खुलकर आवाज़ बुलंद करें। जहां तक हम बात करें देश के बड़े टीवी चैनलों के पत्रकारों के साथ साथ सोशल मीडिया के पत्रकारों की, तो उनकी गिरती म्यार और चापलूसी का आलम देखकर यह सोचने पर मजबूर हूं कि जब देश में ब्रिटिश शासक था उस समय अगर ऐसे पत्रकार होते तो आज भी देश गुलाम का गुलाम ही होता। ना तो इनकी कलम में शासन की खामियों और जुल्म और ज्यादती के खिलाफ लिखने की ताकत बची हुई है और ना ही इनका मुर्दा ज़मीर शासन से सवाल कर अपने कलम से देश में इनकलाब पैदा कर पाते। राष्ट्रीय स्तर के कुछ पत्रकारों को छोड़कर बाकी बड़े पत्रकारों से लेकर देश के गांव और शहर तक फैले पत्रकारों में भी चापलूस और तलवे चाटने वाले पत्रकारों की एक बड़ी जमात है, जो एक बुलावे पर कहीं भी बड़ी झुंड में जमा हो जाते हैं। बस कहीं से कोई दावत मिल जाए या कोई ऑफर मिल जाए, फिर देख लीजिए किस तरह चापलूसों की भीड़ वहां जमा होती है। फिर चाहे आप जिस तरह का उसका इस्तेमाल करें, उससे उसको कोई लेना देना नहीं, बस उसमें उसका फायदा नजर आना चाहिए। जरा सोचिए, चापलूस पत्रकारों की ये जमात अगर देश के आज़ादी से पहले होते तो क्या इनकलाब ला पाते? क्या देश की आज़ादी में अपना अहम योगदान दे पाते? वो तो भला हो देश के कुछ बाज़मीर और निष्पक्ष पत्रकारों की, जो हर मुश्किल हालात में अपनी पत्रकारिता की गरिमा को बचा कर रखा और बिना अंजाम के परवाह किए देश को दीमक की तरह चाट रही बड़ी से बड़ी शक्तियों से लोहा ले रहे हैं। भले ही इन बेज़मीर पत्रकारों की तादाद चापलूस पत्रकारों की तुलना में निहायत ही कम है,
लेकिन वे सब पर भारी हैं। इन पत्रकारों की बात करें तो देश के बड़े पत्रकार, बाज़मीर पत्रकारों की फहरिस्त में रवीश कुमार, अभिषार शर्मा, अजीत अंजुम, प्रसून वाजपेयी सहित देश के अलग अलग हिस्सों में कई बाज़मीर पत्रकार हैं जो देश हित में एक बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत के अमन पसंद लोगों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी शुक्रिया अदा करना चाहिए। जरा सोचिए, जिस तरह से टीवी चैनलों ने बड़े बड़े निष्पक्ष पत्रकारों को निकाल दिया और कईयों ने इस्तीफा दे दिया, अगर सोशल प्लेटफॉर्म नहीं होता तो फिर इन निष्पक्ष पत्रकारों के लिए पब्लिक डोमेन में आकर सच्चाई से रूबरू कराना शायद नामुमकिन होता। और अगर ये नामुमकिन होता तो अंदाज़ा लगाइए कि अब तक क्या से क्या हो गया होता। इसका अंदाज़ा हम आप नहीं लगा सकते हैं। खैर, वक्त है देश में नफरत की सियासत पर लगाम लगाना और जुल्म के खिलाफ कानून के दायरे में रहकर आवाज़ बुलंद करना, क्योंकि आज भी हमारे देश में संविधान का राज है जिसे ख़त्म करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। लेकिन संविधान को ख़त्म करने का ख्वाब जो कोई भी देख रहा है उसके लिए वह ख्वाब ही रह जाएगा, क्योंकि संविधान की रक्षा के लिए देश के लोग बड़ी से बड़ी कुर्बानियां देना कबूल कर सकते हैं, लेकिन संविधान खत्म हो यह किसी कीमत पर कबूल नहीं कर सकते हैं। संविधान की रक्षा के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई की जो आपसी चट्टानी एकता है उसे बड़ा से बड़ा तानाशाह भी नहीं ध्वस्त कर सकता है। इसका अंदाज़ा ख्वाब देखने वाले लोगों को भी बखूबी है। इसलिए सभी की जिम्मेदारी बनती है कि आपसे जहां तक मुमकिन हो भाईचारे को कायम रखने में अपना योगदान जरूर दें और जुल्म के खिलाफ आवाज़ जरूर बुलंद करें। धन्यवाद। द रिपब्लिकन टाइम्स, खबर ही नहीं विश्लेषण भी।